स्वागत है आप सभी का आपके अपने शर्मा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पटवारी की जो हमारी वैकेंसी है वो आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल हाई लेवल पर तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि लगातार जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन कह लीजिए, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन होगा सीजी का वो इम्पोर्टेंट रहता ही है, वो आएगा ही। तो उसका प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। हम लोग पटवारी के सिलेबस के हिसाब से इसका प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो जो बचा हुआ पार्ट था दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। इसका एक पार्ट आ चुका है, तो इस पार्ट को हम लोग चर्चा में लेंगे, ठीक। चलिए, तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था छत्तीसगढ़ का मैदान और महानदी बेसिन। देखिए, प्राकृतिक विभाजन में हम लोगों ने 4 पार्ट किया था। आप लोगों ने वो पार्ट बहुत अच्छे तरह से पहले देख लिया है, मैंने इसमें बता दिया था आपको। ये जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन कह लीजिए, बस्तर और दंडकारण्य का पठार। तो इसमें से जो ये वाला पार्ट है, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसका टोटल हम लोग क्या होता है, इसमें कितने जिले हैं, कितने जिले संभाग शामिल हैं, विस्तार कहाँ तक है, क्षेत्रफल, वर्षा वगैरह एक साथ देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को बार बार रिवीजन होते रहे। जहां से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, एक एक पॉइंट से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो है हम लोग आगे उसका जो उप विभाजन किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, उन सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, विस्तार की बात करें, छत्तीसगढ़ के मैदान की विस्तार, सबसे पहला पॉइंट विस्तार में आ जाते हैं। तो विस्तार देखिए दोस्तों, संभाग की अगर बात किया जाए, यहां पर संभाग, तो ये 3 संभाग में ऊपर वाला देखिए, ये वाला जो है वो बिलासपुर संभाग है, ठीक है। ये वाला जो है वो दुर्ग संभाग में आता है, और ये जो वाला क्षेत्र है वो रायपुर संभाग में आता है। तो संभाग की दृष्टि से बात करें तो ये 3 संभाग में आएगा। और वहीं हम बात करें जिले कितने आएंगे, तो जिले आएंगे दोस्तों 16 कैसे, 5 ये दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, 5 रायपुर के, और 6 गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो नया बन है उसको मिलाकर बिलासपुर संभाग में 6 जिले हैं। तो यहाँ से 5 और 5 10 और 6 16 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम लोग क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 68,064 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 68,064 वर्ग किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50.3% है। याद रखिएगा, 50.3%। और इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये ऐसे का ही ऐसे आपको याद रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन का हिस्सा है। क्लियर, ये तो हो गया इसका क्या, क्षेत्रफल यहां से देख लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों शैल समूह मैंने बताया था, सेल समूह क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सेल समूह, उसके नीचे जो पत्थर का स्ट्रक्चर है, भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, वही डिसाइड करती है कि जो क्षेत्र है वो उसमें क्या मिलेगा, क्या खनिज होगी। तो यहाँ पर सेल समूह की बात करें तो सेल समूह पाया जाता है दोस्तों कुड़प्पा। क्या पाया जाता है आपका, कुड़प्पा सेल समूह पाया जाता है। और कुड़प्पा सेल समूह है तो खनिज की बात करें, कुड़प्पा सेल समूह में हमेशा खनिज की दृष्टि से यदि देखें तो खनिज पाया जाता है दोस्तों इसमें, एक तो चूना पत्थर, क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, और दूसरा पाया जाता है दोस्तों डोलोमाइट। और ये दोनों ही जो है वो सीमेंट बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे इस क्षेत्र में जो है वो क्या, सीमेंट जो कारखाने हैं उसकी क्या है दोस्तों, अधिकता पाई जाती है। लगभग यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे बात करें दुर्ग में जेपी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एसीसी जो पहला सीमेंट कारखाना है। रायपुर के तिल्दा, रावाभाटा क्षेत्र में, बलौदा बाजार में तो बहुत सारे हैं, अल्ट्राटेक वगैरह,
जीपन करही वगैरह में बहुत सारे सीमेंट कारखाने यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में चूना पत्थर चाहिए होता है सीमेंट के लिए और चूना पत्थर का भरमार है। क्लियर है, तो यहाँ याद रखेंगे कुड़प्पा सैल समूह में चूना पत्थर डोलोमाइट। ठीक है, बात करें तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वो है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी कौन सा पाया जाता है, तो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, इसके अलावा काली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, इसके अलावा काली मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, और मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगर वर्षा देखें तो ठीक ठाक वर्षा होती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और फसल, वर्षा के बाद यदि फसल देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो फसल होगी वो है आपका धान, गेहूं, चना, ज्वार, मक्का। ठीक है, इस प्रकार से सरसों, इस प्रकार से जो है फसल यहाँ लगभग फसल अच्छे से होते हैं सभी फसल, क्योंकि यहाँ पर सारी नदियां जो है दोस्तों यही मिलकर इसी सारे बीच वाले क्षेत्र में ही आती हैं। आप जितनी भी नदियां देखेंगे, चाहे आप महानदी देखिए, चाहे आप खारून नदी देखिए, चाहे आप शिवनाथ नदी देखिए, सभी जो है वो मुख्यतः बीच हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में ही जल प्रवाह करती हैं। इसलिए यहाँ पर फसल जो है वो बहुत अच्छे मात्रा में होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फसल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें, वर्षा, फसल, मिट्टी। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों इसका ढाल अगर देखा जाए, ढाल की किस ओर है, तो इसका ढाल जो है पूर्व की ओर है। ठीक है, ढाल से भी प्रश्न आता है, ढाल, तो ढाल किस ओर है दोस्तों, पूर्व की ओर है इसका ढाल, क्योंकि देखिए सारी नदियां जो है वो महानदी में मिलकर किसमें, बंगाल की खाड़ी कटक के पास जो है वो जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, इसकी बात करें ऊंची चोटी की। ठीक है, ऊंची चोटी अगर आपको पूरे इसका पूछे तो छत्तीसगढ़ के मैदान का, तो ये है दोस्तों बदरगढ़ की पहाड़ी। क्या है, बदरगढ़ की पहाड़ी। तो ये बदरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है दोस्तों, मैकल पर्वत श्रेणी रेंज में आता है, और यहीं पर है। इसकी जो ऊंचाई है 1176 मीटर है। कितनी है, 1176 मीटर। ये छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंची चोटी है दोस्तों, न कि पूरे छत्तीसगढ़ की। पूरे छत्तीसगढ़ की गौरलाटा सामरी पाट प्रदेश में है, कुसमी तहसील के अंतर्गत। वहां पर है गौरलाटा 1225 मीटर, जो सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर है बदरगढ़ की पहाड़ी। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, धारी डोंगरी की पहाड़ी, जो महासमुंद, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में आता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं धारी डोंगरी की पहाड़ी। धारी डोंगरी की पहाड़ी ये है 899 मीटर, महासमुंद में है धारी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, तो ये 899 मीटर है। ठीक, तो ऊंची चोटी भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वन, और वन में दोस्तों यहाँ पर साल वन मतलब मिश्रित वन पाए जाते हैं। मैं सीधा लिख देता हूँ मिश्रित वन। ठीक है, मिश्रित वन। मिश्रित वन में पहला तो सालवन आ जाएगा, इसके बाद सागौन आ जाएगा, सागौन के वृक्ष भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा शीशम भी मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बांस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये सारे जो है वो मिश्रित वन यहाँ पर लगभग पाए जाते हैं। सभी प्रकार की जो है वृक्ष यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये मोटा मोटा दोस्तों इस क्षेत्र से जितने प्रश्न बनते हैं और जितना पूछा पूछा जाता है, वो इस आधार पर आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे इसके उप विभाजन के, तो छत्तीसगढ़ के मैदान को या महानदी बेसिन को दोस्तों सरलता की दृष्टि से आपको और अच्छे से समझाने की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक है सीमांत उच्च भूमि और एक है छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे सीमांत उच्च भूमि पर। तो चलिए दोस्तों, सीमांत उच्च भूमि को भी जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। एक है मैकल पर्वत श्रेणी रेंज, जो आपको पता है
दूसरा है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, तीसरा है पेंड्रा लोरमी का पठार, चौथा है दुर्ग उच्च भूमि और पांचवा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। यहाँ पर दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट है उसका डिटेल हम लोग करेंगे और बाकी चीजें जो है आपको कहाँ से पढ़नी है, सिर्फ लोकेशन याद रखना है और कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके हैं उसको याद रखना है। बाकी सारी चीजें जो है जो मैं पॉइंट आउट करके बताऊंगा वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ही, ठीक है। वैसे ही देखें छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती मैदान को भी 5 भागों में बांटा गया है। शिवनाथ पार का मैदान, महानदी पार का मैदान, शिवनाथ महानदी दोआब, हसदो मांड दोआब और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो इनका सिर्फ आप लोकेशन याद रखेंगे चल जाएगा, इसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन जो पॉइंट आउट मैं करवाऊंगा उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि में पहला है हमारा मैकल पर्वत श्रेणी रेंज। तो मैकल पर्वत श्रेणी रेंज जो है दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं राजनांदगांव जिला, ठीक है। ये राजनांदगांव जिला से लगाकर आपका पूरा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और ऊपर थोड़ा कोरिया तक भी जो है वो विस्तृत है दोस्तों। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है हमारा मैकल पर्वत श्रेणी रेंज वाला भाग और यहीं पर है दोस्तों आपका भोरमदेव अभ्यारण्य जो है वो, ठीक है। और यहीं पर है आपका चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी जहां से NH-30 जो है वो गुजरती है, चिल्फी घाटी, ठीक है। अगर विस्तार पूछे तो यह आपको पता है कवर्धा का कबीरधाम जिला हो गया, राजनांदगांव का आपका खैरागढ़ वाला क्षेत्र हो गया, इसके बाद छुई खदान वाला क्षेत्र हो गया और यहाँ पर देखिए डोंगरगढ़ वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ तक जो है वो दोस्तों विस्तृत है राजनांदगांव में। क्लियर है? तो जिला आप याद रखेंगे राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक ब्रिजवानी घाटी है, ब्रिजवानी घाटी जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो नेशनल हाईवे यहीं से गुजरता है, ब्रिजवानी घाटी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये बदरगढ़ की चोटी है, बदरगढ़ की चोटी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये कवर्धा में है, 1176 मीटर, ठीक है। इसके अलावा ये झाला पहाड़ है, झाला पहाड़, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। झाला पहाड़ दोस्तों कहाँ पर है, राजनांदगांव में, और इसकी ऊंचाई की बात करें 1176 मीटर, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए हैं उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और, ये बैगा जनजाति का प्राकृतिक आवास है, ठीक है। बैगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, मिलती है, बैगा जनजाति का प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, इसके अलावा एक और यहाँ पर साल वनों की अधिकता है, साल वन इसमें पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। साल वन पाए जाते हैं मैकल पर्वत श्रेणी रेंज में। अगर आपको पूछे मैकल पर्वत श्रेणी रेंज किसका भाग है, तो सतपुड़ा, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये भाग है, ठीक है। किसका भाग है पूछता है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है मैकल पर्वत श्रेणी। इसके अलावा दोस्तों और भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो मैकल पर्वत श्रेणी रेंज है वो महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, और यहाँ पर याद रखिए महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन को अलग करता है, महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन को अलग करता है, बेसिन को अलग करता है, ठीक है। तो ये जितने सारे फैक्ट थे, जितने सारे हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया है दोस्तों, ठीक। इसका हाँ, इसका अगर ढाल पूछा जाए, इसका मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल, तो आपको सभी को पता है कि अगर इस पूरे का ढाल पूर्व की ओर है तो मैकल श्रेणी का भी ढाल किस ओर होगा, पूर्व की ओर होगा। किधर होगा दोस्तों, पूर्व की ओर ढाल, ठीक है। आपको पता है यहाँ से कवर्धा से जो नदियां निकलती हैं, आमनेर, हाप, शिवनाथ वगैरह जो है सभी की सभी पूर्व दिशा में बहती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट था
पूरा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी रेंज से जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। इसके अलावा जो और उच्च भूमियां हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मैकल पर्वत श्रेणी रेंज हमने देखा, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। तो हाँ, इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 700 से 900 मीटर है। कितना है? 700 से 900 मीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई मैंने नहीं बताई थी तो इसको लिख लीजिएगा, 700 से 900 मीटर है। इसके बाद यदि बात करें छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, तो ये दोस्तों छुरी उदयपुर की पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये ऊपर सरगुजा में है उदयपुर यहाँ पर। ठीक है, उदयपुर से लेकर ये छुरी, ठीक है, कवर्धा वाला क्षेत्र, रायगढ़ में जो है वो धर्मजयगढ़, ठीक है, और घटघोरा वाला क्षेत्र और तक ये जो है दोस्तों विस्तृत है। इसको ध्यान में रखेंगे। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर है, तो अभी प्रश्न पूछा गया था इसका विस्तार जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, तो एक सरगुजा, ध्यान रखिएगा सरगुजा, ठीक है, और एक कवर्धा नहीं है, सॉरी कवर्धा नहीं है, ये कोरबा है, कवर्धा नहीं है, ये कोरबा है दोस्तों। सरगुजा कोरबा, अभी क्वेश्चन आया था इसी से, तो इसको जरूर ध्यान देंगे। और रायगढ़ में जो है ये विस्तृत है। ठीक है, रायगढ़ में, क्लियर है। तो ये है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, रिहंद नदी का जो उद्गम होता है, ठीक है, वो यहीं से होता है। कहाँ से? छुरी उदयपुर की पहाड़ी से, जिसका डिस्टेंस 145 किलोमीटर है। आपको पता है रिहंद नदी या रैन नदी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 600 से 900 मीटर। यहीं पर मैं लिख देता हूं 600 से 900 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो ये है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। इसमें ज्यादा हमको डीपली नहीं जाना है, जितना दिया जा रहा है उतना ही आपको करना है। इसमें और क्या कर सकते हो आप, है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ विस्तार है और कैसे कैसे इसको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें हम लोग पेंड्रा लोरमी का पठार, जो हमारा तीसरा है पेंड्रा लोरमी का पठार। इसकी अगर औसत ऊंचाई देखें तो लगभग 800 मीटर के आसपास आपको दिखेगा दोस्तों। ठीक है, 800 मीटर के आसपास। ये विस्तृत कहाँ पर है, तो ये मुंगेली जिला में अगर बात करें तो लोरमी यहाँ पर पेंड्रा, और इधर जो बात करें दोस्तों कटघोरा और कोरबा वाला कुछ हिस्सा यहाँ पर विस्तृत है। और ये देखिए यहाँ पर मैकल पर्वत श्रेणी रेंज है और उसके जस्ट बाद ये जो है वो पेंड्रा लोरमी का पठार यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात की मैंने 800 मीटर, और विस्तार कहाँ कहाँ पर है तो आपको याद है मुंगेली। ठीक है, आप मैप के सहारे याद रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुंगेली है और GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही का पेंड्रा वाला क्षेत्र है। इसके अलावा कोरबा वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसमें 2 ऊंची चोटियां हैं। ठीक, एक ऊंची चोटी है यहाँ पर पलमागढ़ की चोटी। ठीक है, पलमागढ़ की चोटी यहाँ पर है। तो पलमागढ़ की चोटी, पलमागढ़ चोटी, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1080 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर। और एक चोटी है आपका कोरबा में, कौन सा है ये? तो ये है दोस्तों लाफागढ़ की चोटी। आपको पता है लाफागढ़, ठीक है, लाफागढ़, और इसकी ऊंचाई है 1048 मीटर। कितना? 1048 मीटर। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर से लिख दे रहा हूं 1048। क्लियर है, देखिएगा 1048 आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको अच्छे से नोट करके लिख लेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया क्या? पेंड्रा लोरमी का पठार। इसमें बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब जो है दोस्तों दुर्ग उच्च भूमि। ठीक है, तो दुर्ग उच्च भूमि आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है दुर्ग उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बात करें मानपुर मोहला वाला अंबागढ़ चौकी जो है यहाँ पर तक विस्तृत है। इसके बाद बालोद जिला में गुरूर है, बालोद है, डोंडी लोहारा है। ठीक है, यहाँ डोंडी लोहारा गुंडरदेही क्षेत्र में ये विस्तृत है। कहाँ पर? बालोद जिले में। तो इसको याद रखेंगे, राजनांदगांव जिला,
राजनांदगांव मैंने आपको बता दिया है। तहसील अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बालोद जिले में ये विस्तृत है, ठीक है। तो राजनांदगांव में अंबागढ़ और मानपुर मोहल्ला वाला तहसील तक विस्तृत है। बालोद में गुंडरदेही वाला क्षेत्र है, मैं बता दिया हूँ। गुरूर, बालोद, गुंडरदेही, डोंडी, लोहारा में भी इसका विस्तार देखा गया है। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो बता है सीमांत उच्च भूमि का धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो ये धमतरी से दोस्तों लगाकर महासमुंद तक फैला हुआ है, ठीक है। धमतरी से लगाकर ये महासमुंद तक फैला हुआ है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। क्लियर है। चलिए, तो ये धमतरी महासमुंद जो उच्च भूमि है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये धमतरी के नगरी सिहावा वाले क्षेत्र से लगाकर यहाँ पर गरियाबंद में देवभोग, राजिम, गरियाबंद और उसके बाद महासमुंद में सरायपाली तक जो है वो पूरा का पूरा विस्तृत है, ठीक है। तो धमतरी से महासमुंद मतलब बीच में आप एक चीज और याद रखेंगे, क्या है वो, गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद, बीच में गरियाबंद पड़ता है, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा धमतरी तो है ही, और इसके अलावा है दोस्तों महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। क्लियर। तो यहाँ महासमुंद में ऊंची चोटी मैंने बताया कौन सी थी, धारी डोंगरी की पहाड़ी। कौन सी, धारी डोंगरी की पहाड़ी, धारी डोंगरी की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई थी दोस्तों 899 मीटर। कितनी, 899 मीटर इसकी ऊंचाई थी, धारी डोंगरी की पहाड़ी, ठीक। इसके अलावा यदि बात करें यहाँ पर रदन की पहाड़ी है ना, और भातरगढ़ की पहाड़ी, तो नदियों वाला सेक्शन जब हम लोग करेंगे तो उसमें आपको और स्पष्ट होगा। अब भी आप इतना ध्यान रखिए इसमें जितना है, ठीक है। और सिहावा पर्वत भी यहीं पर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। भातरगढ़ की पहाड़ी, पैरी नदी का उद्गम, रदन की पहाड़ी, लात नदी का उद्गम, तो ये नदी के उद्गम वाले में भी हम लोग अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, ठीक। इसका आप लोग विस्तार याद रखिए, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा गया है उसको याद रखेंगे। क्लियर है। तो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 899 मीटर है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से और स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और चीज, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिए होंगे तो आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो पूछेगा पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिएगा। रायगढ़ में थोड़ा सा जो है वो पहाड़, यहाँ पर पठार जो पाया जाता है जिसे चंवर ढाल की पहाड़ी कहते हैं, तो ये भी कई जगह मिलता है, चंवर ढाल, ठीक है। तो ये भी कई जगह मिलता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये था सीमांत उच्च भूमि वाला क्षेत्र। क्लियर। आगे चलें, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। तो हम लोगों ने सीमांत उच्च भूमि, तो ये वाला क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया है, पूरा ये वाला क्षेत्र है ना। अब देखेंगे मध्यवर्ती मैदान, मतलब बीच का जो मैदान है उसको जो बांटा गया है। इसमें सिर्फ सिचुएशन याद रखना है और कुछ नहीं। देखिए दो चीज यहाँ पर आएगा, एक दोआब है, ठीक है, और एक आप लेके देखा था बेसिन। तो बेसिन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, बेसिन क्या होता है। देखिए बेसिन एक नदी बही है, ठीक है। इस नदी की ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी, और इनकी भी जो है कई सारी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। तो ये जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, अल्टीमेटली जो अपना जल है, वाटर है, पानी है, वो कहाँ पर लाकर डालती है, ये वाले मुख्य नदी में, ठीक है। इस मुख्य नदी में ही जल को ये क्या करती हैं, प्रवाहित करती हैं। तो ये जो क्षेत्र का निर्माण होता है, ये सारा क्षेत्र, ये क्या कहलाता है दोस्तों, बेसिन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है। और वहीं दोआब क्षेत्र क्या होता है, तो एक नदी, जैसे ये नदी है शिवनाथ नदी, ये नदी है महानदी, ठीक है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा, शिवनाथ और महानदी का दोआब क्षेत्र कहलाएगा। और ये यदि ये महानदी है तो महानदी बेसिन कहलाएगा, यदि ये शिवनाथ नदी है तो शिवनाथ नदी बेसिन कहलाएगा। क्लियर है। और ये कहलाता है आपका दोआब क्षेत्र। क्लियर। मेरे ख्याल से आप सभी का जो है दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा भैया, चुप ना रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो शिवनाथ पार का मैदान, ठीक है। अब शिवनाथ पार का मैदान दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए शिवनाथ नदी ये है, शिवनाथ नदी यहाँ से कहाँ से, पाना बेरस की पहाड़ी से निकली है, शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। अब ये शिवनाथ नदी का जो उद्गम हुआ है दोस्तों, ये जाती है यहाँ से होते हुए
दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर होते हुए जांजगीर चांपा में महानदी से मिल जाती है। तो पार का मैदान मतलब ये तो शिवनाथ नदी है, तो उस पार, शिवनाथ के पार का मैदान, तो ये शिवनाथ है और ये इसका पार वाला क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पर तो मैकल पर्वत श्रेणी रेंज का विस्तार है, आपको पता है, पढ़ चुके हो। तो ये वाला जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारी नदियां निकलती हैं जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है, शिवनाथ पार का मैदान है। ठीक है, आपको सिर्फ लोकेशन और जानकारी रखनी है, आपके बुक्स में है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेंस में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में आपको कम पूछा जाएगा, फिर भी आपके बुक्स में है, इसलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें महानदी पार का मैदान, तो ये महानदी है। महानदी यहां से निकलकर दोस्तों जाकर ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है और इधर दुर्ग उच्च भूमि का जो है वो प्रसार है। ठीक है, इसको पता ही है आपको। तो ये वाला जो सकरा मैदान है, ठीक है, कई सारे बुक्स में आपको लिखा होगा महानदी पार का सकरा मैदान। ठीक है, तो ये जो छोटा सा यहाँ पर सकरा मैदान बसता है, यही क्या है, महानदी पार का मैदान है दोस्तों। क्लियर है। अब बात करें शिवनाथ महानदी दोआब की, तो मैंने अभी बताया दो नदियों के बीच में जो है वो जो क्षेत्र निर्मित होता है उसे ही दोआब कहते हैं। तो ये शिवनाथ नदी है और ये जो है वो महानदी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र निर्मित हो रहा है, आपको देखिएगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र निर्मित हो रहा है वही क्या है दोस्तों, वही है आपका शिवनाथ महानदी दोआब। ये वाला जो क्षेत्र है वही है शिवनाथ महानदी दोआब, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप लोगों का जो है वो स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बच्चा इसमें सिर्फ सिचुएशन याद रखना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग पर लोड ना डाले। वैसे ही हसदो मांड दोआब की बात करें, हसदो नदी निकलती है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रेणी से। ठीक है, हसदेव नदी निकलती है और ये आकर जो है वो कहाँ पर विलीन हो जाती है, जांजगीर चांपा में महानदी। वैसे ही मैन पार्ट से मांड नदी का उद्गम होता है और ये भी जो है दोस्तों कहाँ पर विलीन हो जाती है, महानदी में, जांजगीर चांपा में। तो इसके जो बीच का क्षेत्र जो ये देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है हसदो मांड दोआब, जो मैंने दोआब को आपको परिभाषा बता दी है कैसे उसको डिटेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो नदियां जो निकली हैं वो अपने मैदानी क्षेत्र का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, मैदान क्षेत्र में होकर बहती हैं। तो ये बिलासपुर जो रायगढ़ का मैदान है, ये पूरा का पूरा ये बिलासपुर से लगाकर थोड़ा सा कोरबा वाला क्षेत्र, जांजगीर चांपा का लगभग बहुत सारा क्षेत्र और रायगढ़ तक जो है दोस्तों ये विस्तृत है। तो कहां कहां, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में इसका विस्तार है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का। ठीक है, आपको सिर्फ सिचुएशन याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें से और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती मैदान जो है पूरा मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जो है चौथा पार्ट जो बताया है प्राकृतिक विभाजन का, उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो है दंडकारण्य का पठार, 4th नंबर का है हमारा और ये अंतिम है। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार, फिर हम लोग इसका सिचुएशन देखेंगे और सिचुएशन उसी आधार पर देखेंगे दोस्तों जिस आधार पे मैंने बताया था कि जिसका मुख्य जो घटनाएं हैं उन पर जो है हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो किस पर चर्चा करेंगे, इसके उपविभाजन पर। ठीक है, पहले इस पर, उसके बाद इसके उपविभाजन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप लोगों ने इसमें हाल ही में जो है क्वेश्चन देखा था, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। क्लियर है, तो यहाँ पर कोई भी चिंता ना करें, सारा चीज आपका जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, सारा चीज आपसे डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग अब जो है वो चर्चा में लेते हैं, दंडकारण्य का पठार या बस्तर का पठार वाले भाग को। क्लियर, तो सबसे पहले इसका विस्तार, जैसे पॉइंट आउट चले थे वैसे ही चलेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे इसका विस्तार। विस्तार की बात करें दोस्तों तो दो चीज याद रखिएगा, एक तो बस्तर वाला संभाग पूरा आता है, ये पूरा बस्तर संभाग है, ये पूरा का पूरा आएगा, और दूसरा जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये राजनांदगांव जिला का मानपुर मोहला तहसील जो अभी नया जिला बनने वाला है, वो वाला भाग भी जो है दंडकारण्य के पठार या बस्तर के पठार में शामिल है। तो 7 जिले इसके और एक जिला ये 8 हो जाता है और संभाग 2 हो जाएंगे, ये दुर्ग संभाग में आता है और ये बस्तर संभाग में।
तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, संभाग की बात करें तो संभाग है 2, और आप पूरा संभाग कितने कौन कौन से हैं वो भी लिखेंगे। और जिला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें इसके क्षेत्रफल की, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है, पहले जो था, मैं दोनों को कंपेयर कर दे रहा हूं, पहले जो था वो था 39060 की वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जो राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था दोस्तों, राज्य के क्षेत्रफल का ये 28.91% था, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में जो है वो कितना है, इसको भी याद रखेंगे। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में यह दोस्तों 39114 वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में इसका प्रतिशत है 29.00%, ठीक है। राज्य के क्षेत्रफल का ये 29% लगभग है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दंडकारण्य का पठार का क्षेत्रफल। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शैल समूह की, वही विस्तार से ही देखेंगे जैसे हम लोग देखते आए थे। तो यहाँ पर जो शैल समूह पाया जाता है दोस्तों वो है धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ पाया जाता है, नीस पाया जाता है, और पाया जाता है ग्रेनाइट। धारवाड़, नीस और ग्रेनाइट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, शैल समूह के रूप में। और यहाँ पर जो इसके कारण जो यहाँ पर खनिज मिलता है, तो धारवाड़ दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। तो खनिज यहाँ पर क्या मिलेगा, लौह अयस्क, और जो है टीन अयस्क और लौह अयस्क, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है, एक ही राज्य है, आप जानते हो, ठीक है। चलिए इसके बात करें मिट्टी की दोस्तों, तो मिट्टी की यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, सॉरी लेटेराइट नहीं, लाल रेतीली बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, लाल रेतीली मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो है लाल रेतीली मिट्टी में अगर फसल की बात करें तो रेतीली मिट्टी है दोस्तों, फसल यहाँ पर क्या होगा, मोटे अनाज होंगे, ठीक है। तो मोटे अनाज में आपका आ गया चना, ज्वार, बाजरा, ठीक है। इस प्रकार से जो मोटे अनाज है यहाँ पर होंगे। जैसे और इसमें आप लिखना चाहो लिख कोदो, कुटकी, ठीक है, ये मोटे अनाज जो है यहाँ पर पैदा होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या है, रेतीली मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर वर्षा की बात करें, वर्षा तो मैंने जब जसपुर सामरी पाठ पढ़ा था तभी बताया था, सबसे ज्यादा वर्षा होता है यहाँ पर अबूझमाड़ की पहाड़ी में। अब अबूझमाड़ की पहाड़ी अभी डिस्कस करने वाले हैं, लगभग 185 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पर 185 है, ये ध्यान रखेंगे, 185 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। सबसे ज्यादा मतलब जो है वो दोस्तों बारिश के सीजन में जो वर्षा होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है, कहां पर, अबूझमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। अबूझमाड़ में वर्षा सबसे ज्यादा। बात करें यहां पर वन की, तो यहाँ पर साल वन पाया जाता है दोस्तों, किसका, साल वन। और बस्तर को क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। साल वनों का क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है, किसको, बस्तर को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि इसके बात करें ढाल की, तो इसका जो ढाल है दोस्तों वो दक्षिण की ओर है, किधर है, दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर इसका ढाल है। जानते हैं आप, कोटरी नदी यहाँ से निकलती है, ये भी दक्षिण की ओर बहेगी, ठीक है। निबरा गोटरा नदी, नारंगी नदी सभी दक्षिण की ओर, और जो इंद्रावती नदी निकलती है वो भी गोदावरी नदी के साथ मिलकर दक्षिण की ओर, ठीक। तो इसका जो ढाल है वो किस ओर है, दक्षिण की ओर है, ध्यान रखेंगे। और ऊंची चोटी की बात करें, ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी जो है दोस्तों, एक है नंदीराज हिल्स, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला में, ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, कितना, 1210। और वहीं पर अबूझमाड़ के बात करें, अबूझमाड़ की ऊंची चोटी जो है या ऊंचा भाग जो है वो है दोस्तों आपका, एक मिनट,
अबूझमाड़ की बात करें तो अबूझमाड़ की ऊंची चोटी है आपका 1076 मीटर। ठीक है, तो इसको आप विशेष रूप से क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। जितने पॉइंट आउट करके मैं लिखवा रहा हूं उसको तो आप लिखिएगा ही और बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे उसको मैंने आपको पूरे विस्तार के साथ बता दिया है, तो इन तथ्यों को आप अच्छे से करिए। इसके बाद जो इसका उप विभाजन है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दंडकारण्य पठार या बस्तर का पठार का उप विभाजन है। 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। कोटरी महानदी का मैदान, अबूझमाड़ की पहाड़ी, बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कोटरी महानदी का मैदान। तो ये कोटरी नदी यहां से निकलती है मानपुर मोहला तहसील दुर्ग उच्च भूमि राजनांदगांव से। ठीक है, यहां से निकलकर ये कांकेर होते हुए थोड़ा नारायणपुर और फिर जाके बीजापुर में जो है वो किस में मिल जाती है, इंद्रावती नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर महानदी निकलती है सिहावा पर्वत से, आपको पता है, और ये भी कांकेर होते हुए फिर धमतरी में, धमतरी से फिर बालोद होते हुए ये निकल जाती है। तो इनके बीच का जो ये मैदान निर्माण होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं कोटरी महानदी का मैदान, या इसी को क्या कहा जाता है, कांकेर बेसिन। और इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः कहाँ पर है, तो इसका विस्तार मुख्यतः कांकेर में ही है, आप ध्यान रखेंगे, कांकेर जिला में। ठीक है, तो यही कहलाता है कोटरी महानदी का मैदान या कांकेर बेसिन। बात करें अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो इसका मुख्यतः विस्तार तो है नारायणपुर में। कहां पर है, नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर जिले में है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा आपका बीजापुर में और ये बस्तर वाले कोंडागांव वाले क्षेत्र में भी इसका विस्तार आप देख सकते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी का। ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा है, लेकिन हल्का हल्का चारों तरफ ये विस्तृत है, ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंची चोटी अभी हम लोगों ने बात की 1076 मीटर। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों, अबूझमाड़ या जनजाति यहाँ पर निवास करती है। आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अबूझमाड़ की पहाड़ी। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार का बात करें तो ये कांकेर से लगा के दोस्तों ये जो मैदान है कांकेर बेसिन है, इसको छोड़कर कांकेर और चारामा से लगाकर पूरा कोंडागांव वाला जिला और ये बस्तर वाला क्षेत्र, दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र पूरा का पूरा, और अंत में कोंटा तहसील तक ये जो है वो विस्तृत है बस्तर का पठार। ठीक है, सिर्फ सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बस्तर का मैदान पूरा बीजापुर वाला क्षेत्र, अगर इसको हटा दे अबूझमाड़ की पहाड़ी को तो बीजापुर वाला क्षेत्र आपका आएगा। सुकमा में कोंटा तक आपका विस्तृत है, और कुछ भाग जो है वो दंतेवाड़ा में भी विस्तृत है। दंतेवाड़ा में भी इसका विस्तार आप देख सकते हैं। ठीक है, और बस्तर के पठार के अंतर्गत ही आपको ये याद रखना बैलाडीला का पहाड़, जो पहाड़ियां दंतेवाड़ा में है। ठीक है, नंदीरा झील जिसकी मैंने अभी बात की थी, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर। तो ये है कहाँ पर, दंतेवाड़ा में दोस्तों। ठीक है, बस्तर के पठार के अंतर्गत ही आएगा, तो इसको भी ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, तो मेनली अबूझमाड़ की पहाड़ी और बैलाडीला की पहाड़ी आपको याद रखना है। कांकेर बेसिन कहाँ पर है, बस्तर का पठार कहाँ तक विस्तृत है और बस्तर का मैदान कहाँ तक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो दोस्तों जितने भी तथ्य हो सकते थे दंडकारण्य के पठार या छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का, भौगोलिक विभाजन का, इससे ज्यादा और भी प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। आप लोग जो है वो पिछला पेपर जो है 10 साल का निकालिए और सॉल्व कीजिए, इसमें से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसका PDF उसी में मिल जाएगा। पटवारी का एग्जाम हमारा सामने है, तो आप बिल्कुल तन मन धन से उसके लिए प्रिपेयर करिए, और न केवल पटवारी में, जबकि छात्रावास अधीक्षक या छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी में ये जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन टेलीग्राम में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।